ओके, एनालिटिकल केमिस्ट्री 2 के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पोलैरोग्राफी। एंड पोलैरोग्राफी के अंदर हमने एल्कोविक इक्वेशन को कंसीडर करना है और एल्कोविक इक्वेशन का के जरिए से एल्कोविक इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। First of all, objectives are to establish the concept and behavior of polarography and logarithmic interpretation polarographic wave की किस तरीके से की जा सकती है, ये भी हमने आज के लेक्चर में कंसीडर करना है। एंड एज यू नो कि हमारे जो पेपर्स हैं वो फिजिकल एग्जाम के तौर पे होंगे, तो इसी चीज को किस तरीके से आप इसकी जो डेरिवेशन है, ये पोलैरोग्राफी एंड लोगारिथमिक इंटरप्रिटेशन की डेरिवेशन है, सो इसको एज पर डेरिवेशन हमने देखना है। सो आफ्टर द लेक्चर यू शुड बी एबल टू यूज द लोगारिथमिक इक्वेशन। सिर्फ लोगारिथमिक इक्वेशन को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, उसकी डेरिवेशन हमें आनी चाहिए। और अगर हम एल्कोविक इक्वेशन को इस्तेमाल करना चाहें क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के जरिए से क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, तो ये भी हमें आना चाहिए। तो हमारी लर्निंग आउटकम्स हमें अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें क्लियर होने चाहिए। सो स्टार्टिंग विद आज के जो टॉपिक में हमारे पास पोलैरोग्राफी है, पोलैरोग्राफी का प्रिंसिपल, एल्कोविक इक्वेशन एंड लोगारिथमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ पोलैरोग्राफिक वेव। पोलैरोग्राफी को अगर डिफाइन करें तो पोलैरोग्राफी एंड वोल्टामेट्री में कोई डेफिनेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस एक मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा वोल्टामेट्री का ही है, लेकिन इलेक्ट्रोड जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा दैट विल बी द ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। सो पोलैरोग्राफी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि पोलैरोग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द करंट flowing through a conducting solution and the voltage applied to a dropping mercury electrode। हम इसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के अंदर डिफरेंट तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पोलैरोग्राफी क्या है। पोलैरोग्राफी हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं कि हम करंट मेजर कर रहे होते हैं एज अ फंक्शन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, लेकिन वो जो अप्लाइड पोटेंशियल है अगर वो मरकरी इलेक्ट्रोड के ऊपर हो, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के ऊपर हो, तो वो टेक्निक हमारी क्या कहलाएगी, पोलैरोग्राफी कहलाएगी। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइटिक टेक्निक में वोल्टामेट्री से भी पहले जो सबसे पहली टेक्निक है वो हमारे पास पोलैरोग्राफी थी। और हिरोस्की वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द polarography technique in 1959, and he also earned a Nobel Prize for its achievement, or we can say its contribution in electrochemistry। So polarography में जो पहले स्टार्ट हुआ वो हमारे पास क्लासिकल पोलैरोग्राफी थी। क्लासिकल पोलैरोग्राफी ही को भी बाद में अब जैसे जैसे हमारे पास नई इंस्ट्रूमेंटेशन आती जा रही है, नई नई टेक्निक अंदर इजाफा होते जा रहा है, तो हमारी पोलैरोग्राफी टेक्निक जो क्लासिकल पोलैरोग्राफी टेक्निक है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, जिसके अंदर पल्स पोलैरोग्राफी आ जाता है और डिफरेंशियल पल्स पोलैरोग्राफी आ जाता है। तो लेकिन हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पहले क्लासिकल पोलैरोग्राफी को कंसिडर करना है। सो क्लासिकल एंड डीसी पोलैरोग्राफी क्या है कि हम इसके अंदर बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इसमें हमारे पास पोलैरोग्राम जो आता है जस्ट लाइक वोल्टेमोग्राम। इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल वही है कि हम पोटेंशियल को लीनियरली चेंज कर रहे होते हैं, दैट इज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारा पोटेंशियल चेंज हो रहा है पर सेकेंड, सेम यूनिट पोटेंशियल की हमारे पास चेंज हो रहे हैं। एंड करंट को हम क्या कर रहे होते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल मेजर कर रहे होते हैं। अब पोटेंशियल से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जैसे ही उसका जो भी हमारा एनालाइट है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अचीव होता है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर वो एनालाइट रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होने की कैपेबल होता है, तो जब वो इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने लगता है हमारे सिस्टम में से करंट फ्लो हो रहा होता है, उस करंट को हम मेजर कर रहे होते हैं। एंड इस करंट की जो पूरी टेक्निक है या इसका जो फिनोमिना है कि किस तरीके से डिफ्यूजन का प्रोसेस हमारे पास हो रहा होता है, लिमिटिंग करंट हमें अचीव होता है, ये तमाम चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं अपनी वोल्टेमेट्री के अंदर। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि हमारे पास क्या है, हम पोटेंशियल को स्कैन करते जा रहे हैं, पोटेंशियल हमारा स्कैन हो रहा है एंड हम मेजर क्या कर रहे हैं, करंट को मेजर कर रहे हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा पोटेंशियल चेंज होते जा रहा है। जैसे ही हमारा क्या होगा, इतना पोटेंशियल हमारे इलेक्ट्रोड का हो जाएगा, वर्किंग इलेक्ट्रोड का, कि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो है हमारी हो सके, तो हमारा जो एनालाइट है इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। जब वो इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से सिस्टम में से करंट पास हो रहा होता है। इनिशियली हमारे पास लोअर वैल्यू आ रही होती है करंट की, और वो हमारे पास एज अ पोटेंशियल इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे जैसे हम वैसे वैसे करंट की क्वांटिटी हमारे पास बढ़ती जाती है।
क्यों, जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, मोर नेगेटिव या मोर पॉजिटिव हो रहा है, हमारी इलेक्ट्रोड की एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है कि जिसके ऊपर जो आयंस हैं वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस बड़ी आसानी से हो सकते हैं। फिर हमारे पास लिमिटिंग करंट आने लगता है। लिमिटिंग करंट हमारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोड तक जो सप्लाई है उन आयंस की, एनालाइट की जो सप्लाई है इलेक्ट्रोड तक, वो हमारे पास लिमिटेड हो जाती है ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस। कि इलेक्ट्रोड तक आयन को पहुंचने के लिए जितनी टाइम रिक्वायर्ड है वो हमारे पास अब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिक्स्ड हो गया, तो हमारे पास लिमिटिंग करंट सिस्टम में आने लगता है। और यही लिमिटिंग करंट जो है हम इसको लिमिटिंग करंट के जरिए से कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास ये पोलैरोग्राफिक वेव भी कहलाता है, एस शेप का हमारे पास आ रहा होता है कि हमारे पास इनिशियली लो करंट, उसके बाद हाई करंट जो है लिनियरली इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल, एंड देन हमारे पास लिमिटिंग करंट अचीव हो रहा है। तो जो लिमिटिंग करंट है वो हमारे पास हम उससे कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और लिमिटिंग करंट से जब हम हाफ वेव पोटेंशियल निकालते हैं कि लिमिटिंग करंट की जब हाफ वैल्यू रह जाए हमारे ग्राफ के ऊपर, दैट इज कि अगर हमारे पास लिमिटिंग करंट की क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू स्केल ग्राफ के ऊपर अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास अगर 10 मिली एम्पेयर का करंट आ रहा है, तो जहाँ पे हमारे पास 5 मिली एम्पेयर करंट होगा, ये पोटेंशियल हमारे पास क्या कहलाएगा, ये पोटेंशियल हमारे पास हाफ वेव पोटेंशियल कहलाएगा। और ये हाफ वेव पोटेंशियल हम यूज कर सकते हैं डिटरमाइनिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस कि हमारे पास कौन सा आयन है, उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हुए हम मालूम कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। और लिमिटिंग करंट हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन, पोलैरोग्राफी की भी इंस्ट्रूमेंटेशन बिल्कुल वोल्टामेट्री की तरह होती है। यहाँ पे भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड असेंबली इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर एक काउंटर इलेक्ट्रोड है, एक वर्किंग इलेक्ट्रोड है। लेकिन वर्किंग इलेक्ट्रोड यहाँ पे स्पेसिफिक है कि वो वर्किंग इलेक्ट्रोड हमेशा कौन होगा, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड ही होगा। इसके अलावा हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वही सिल्वर क्लोराइड या सैचुरेटेड कैलोमन इलेक्ट्रोड, या इसके अलावा भी कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि मरकरी इलेक्ट्रोड की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम इसको मोस्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं नेगेटिव रीजन के अंदर। पॉजिटिव रीजन के अंदर, दैट इज पॉजिटिव पोटेंशियल, हम इसके ऊपर नहीं अप्लाई कर रहे होते। 0.2 से मोर पॉजिटिव पोटेंशियल हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे होते, क्योंकि खुद मरकरी इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। मरकरी जो न्यूट्रल फॉर्म के अंदर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मरकरी आयन के अंदर, मरकरी +2 आयन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। तो हम इसके ऊपर मोर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते। लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल की रेंज हमारे पास मरकरी इलेक्ट्रोड की बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अगर नेगेटिव पोटेंशियल रेंज में काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि नेगेटिव पोटेंशियल रेंज के अंदर ऑक्सीजन जो है इंटरफेयर कर रही होती है, किस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पीक दे रही होती है। दैट इज के वो ऑक्सीजन जो डिजोल्व ऑक्सीजन हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है, वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर और कन्वर्ट हो जाएगा वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर। पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड देन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन पर्जिंग हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि ऑक्सीजन हमारे सिस्टम में से रिमूव हो जाए। अब ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड किस तरीके से वर्क करता है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। यहाँ पे क्योंकि ये सॉलिड नहीं है, सॉलिड इलेक्ट्रोड तो हम डायरेक्टली लेते हैं, इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के लिए हमारे पास क्या होता है, एक रिजर्वायर होता है जिसके अंदर मरकरी फिल्ड होता है। इसके अलावा एक कैपलरी है हमारे पास, बहुत ही स्मॉल डायमीटर की कैपलरी हमारे पास मौजूद होती है। ठीक है, इस कैपलरी के अंदर क्या है, मरकरी मौजूद है। और इस मरकरी का जो लेवल है या ड्रॉपिंग, जस्ट लाइक टैप, अगर हम कहें कि हम टैप को सही तरीके से बंद ना करें, तो क्या होगा, एक एक ड्रॉप वहां से पानी का गिर रहा होता है। इसी तरीके से ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड वर्क कर रहा होता है कि हमने इसको इस तरीके से फिक्स किया होता है कि हमारे पास मरकरी ड्रॉप जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये कैपलरी के अंदर मरकरी फील्ड है, और ये कैपलरी एक मरकरी रिजर्वायर के साथ फिक्स्ड है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, मरकरी मौजूद है लिक्विड स्टेट के अंदर। अब यहाँ पे से वो मरकरी कैपलरी के अंदर आ रहा है, एंड कैपलरी से वो हमारे सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता जा रहा है। मरकरी का जो हमारा जो ड्रॉप गिर रहा है, इसका ड्रॉप साइज तकरीबन ड्रॉप टाइम जो है बेसिकली हमारे पास 2 से 6 सेकंड तक नॉर्मली होता है। इसे बढ़ा भी सकते हैं, इसको हम कम भी कर सकते हैं। इसको हम एडजस्ट कर रहे होते हैं बाय लेवलिंग द स्केल। ये जो स्टैंड ट्यूब है, इसको हम ऊपर नीचे करते हुए हम इस ड्रॉप टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, या मरकरी रिजर्वायर को हम ऊपर नीचे करते हुए, ये फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग है, तो इसको ऊपर नीचे करते हुए हम इस ड्रॉप टाइम को बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है,
2 सेकंड में या 6 सेकंड में, या इसके बीच के दरमियान 2 से 6 सेकंड के दरमियान के अंदर हमारे पास क्या होता है, ड्रॉप साइज टाइम होता है कि एक ड्रॉप को बनने में और उसको डिस्पैच होने से हमारी ये जो कैपलरी है इसमें 2 से 6 सेकंड का टाइम लगता है। यूजुअली इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर का होता है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो एक बहुत ही बारीक सी कैपलरी है। इसकी साइज अगर हम देखें तो इसकी साइज है हमारे पास 20 to 100 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। नॉर्मली जो है हम इसको 60 सेंटीमीटर हाइट इस्तेमाल की जाती है टिपिकली, दैट इज के यूजुअली हम इसको 60 सेंटीमीटर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बढ़ा सकते हैं 100 सेंटीमीटर तक या कम कर सकते हैं 20 सेंटीमीटर तक। ये ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर मरकरी के ऊपर अगर हम देखें तो हमारा इलेक्ट्रोड का जो साइज है वो हर सेकंड पे चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है हमारा ड्रॉप साइज हर सेकंड के ऊपर? इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं। इनिशियली अगर हम देखें T1 के ऊपर, जब कोई भी ड्रॉप बनता है, अगर हम पानी का स्टेप आपको चाहें तो इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अपने आपने टैप को सही तरीके से बंद नहीं किया तो आपको क्या होता है, थोड़ी देर में क्या होता है, एक ड्रॉप बनना स्टार्ट होता है बिल्कुल उसके किनारे पे, वो बढ़ता रहता है और फिर जब वो फुल साइज का हो जाता है वहां से डिस्पैच होकर गिर जाता है। जैसे ही डिस्पैच होता है वैसे ही वहां पे नया जो है ड्रॉप बनना स्टार्ट हो जाता है। सेम प्रोसेस हमारे पास यहाँ हो रहा है मरकरी इलेक्ट्रोड। मरकरी हमारे इस ट्यूब के अंदर, कैपिलरी के अंदर फील्ड है। अब इस फील्ड की वजह से ऊपर जो उसका प्रेशर है उसकी वजह से क्या होता है, ड्रॉप बनना स्टार्ट होता है। अब वो ड्रॉप बनना स्टार्ट हुआ थोड़ा सा छोटा इस साइज का, फिर हमारे पास क्या हुआ, मजीद मरकरी इसके अंदर शामिल हुआ ग्रेविटी की वजह से, तो अब ड्रॉप साइज हमारे पास क्या हो गया, बढ़ गया। तो T1 अगर हम टाइम की रिस्पेक्ट से बात करें कि इनिशियली हमारे पास T1 टाइम के ऊपर इस साइज का स्मॉल साइज का ड्रॉप है। T2 के ऊपर क्या हुआ, ये सेकंड वाला जो साइज है ये ड्रॉप हमारा साइज बढ़ गया। T3 को अगर हम कंसीडर करें कि ये मैक्सिमम साइज है, इस वक्त हमारा ड्रॉप कंप्लीट साइज का हो चुका है, जितना बड़ा हो सकता था वो हो चुका है। अब बस क्या हो रहा है, गिरने वाला है। तो अगर करंट की रिस्पेक्ट से देखा जाए, सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड ही के तौर पे ये मरकरी ड्रॉप जो है वो इलेक्ट्रोड के तौर पे एक्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रोड दैट इज की जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है उसको इस मरकरी इलेक्ट्रोड के ऊपर होना है। अगर मरकरी इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है तो इनिशियली अगर T1 पे देखो ड्रॉप साइज स्मॉल है, दैट इज सरफेस एरिया स्मॉल है, और यहाँ पे जो आयंस आके ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे होंगे उनकी क्वांटिटी हमारे पास कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोड का साइज छोटा है। सेकेंड टाइम पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ गया तो यहाँ से ज्यादा आयंस जो है बड़ी आसानी से इसके ऊपर ऑक्सीडाइज से रिड्यूस हो होंगे। एंड थर्ड टाइम के ऊपर अगेन हमारे पास मरकरी का जो ड्रॉप है उसका साइज बढ़ गया। तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर करंट नहीं आता, बल्कि हमारे पास ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे पास करंट चेंज हो रहा होता है। ठीक है, अगर हम कंसीडर करें कि हमारे ड्रॉप साइज जो है, ड्रॉप टाइम जो है वो 2.8 सेकेंड है, तो हमारे पास क्या होगा, T1 जिस वक्त हमारे पास ये वाला ड्रॉप मौजूद है, ये ड्रॉप साइज है, इस वक्त हमारे पास करंट की क्वांटिटी कम आ रही थी। फिर क्या हुआ, T2 के ऊपर करंट की क्वांटिटी बढ़ गई, T3 के ऊपर करंट की क्वांटिटी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। और जैसे ही T3 क्योंकि मैक्सिमम साइज है, फौरन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड से दैट इज इस कैपिलरी से ये ड्रॉप पूरा का पूरा डिस्पैच होके नीचे हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर गिर जाएगा। जैसे ही ये गिरेगा नया ड्रॉप बनना स्टार्ट हो जाएगा। नया ड्रॉप बनेगा तो उसका साइज पहले स्मॉल होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, तो करंट की क्वांटिटी एकदम से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, करंट हमारे पास बहुत कम आएगा। एंड देन फिर अगेन इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ना स्टार्ट होगा तो करंट हमारे पास दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो इट इज द केस कि अगर हम 3 ड्रॉप कंसीडर करें, यहाँ से हमारा करंट की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हुई, ड्रॉप साइज बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ पे आके क्या हुआ, ड्रॉप गिर गया, एकदम से करंट की क्वांटिटी कम हो गई, एंड देन अगेन करंट की क्वांटिटी हमारे पास बढ़ती जा रही है। सो फ्लोरोग्राफी के अंदर हमारे पास लीनियर करंट नहीं आता, बल्कि ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे पास थोड़ी सी करंट में फ्लक्चुएशन आ रही होती है। अब मरकरी इलेक्ट्रोड के फायदे क्या हैं हमारे पास? ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे पास गिर रहा है, इससे एक तो हमारे पास नुकसान हो रहा है, दैट इज कि हमारे पास करंट जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं। फायदा क्या है कि हर दफा जब भी हम रिडक्शन या ऑक्सीडेशन को कंसीडर कर रहे हैं, हम एनालाइट की कोई भी हमारा एनालाइट है उसकी हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को स्टडी कर रहे हैं थ्रू फ्लोरोग्राफिक स्कैन, तो हर दफा हमें हमारी जो मरकरी इलेक्ट्रोड है उसकी एक नई और फ्रेश सरफेस जो है वो एनालाइट जो उसके ऊपर आ रहा है ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है
उसको हर दफ़ा एक नई और फ्रेश सरफेस मिल रही है। लेकिन अगर हम सॉलिड इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करें, लाइक ग्लासी कार्बन है या प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड है या गोल्ड इलेक्ट्रोड है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक ही सरफेस होती है, तो उसको हर दफ़ा हमें क्या करना होता है, रिन्यू करना पड़ता है, उसको हम पॉलिश कर रहे होते हैं। और वहाँ पे अगर कोई कंटेमिनेशन इलेक्ट्रोड के ऊपर हो गई, दैट इज के एक सैंपल के अंदर कोई कंटेमिनेशन थी, या जिस सैंपल की एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ पे कुछ डिफरेंट इम्प्योरिटीज मौजूद थी, वो इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब या एड्सॉर्ब हो चुकी हैं, तो एड्सॉर्प्शन की वजह से क्या होगा, हमारा एनालाइट की इलेक्ट्रोलिसिस को वो क्या कर सकती हैं, अल्टर कर सकती हैं। वहाँ पे कंटेमिनेशन की वजह से हमारी जो इलेक्ट्रोड की एफिशिएंसी है वो मुतासिर हो सकती है, जबकि यहाँ पे हर दफ़ा एक नया फ्रेश मरकरी ड्रॉप हमें जो है मिल रहा है एनालाइट के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए। सेकंड, इसका एडवांटेज क्या है, मरकरी इलेक्ट्रोड है, और मरकरी की एक बड़ी अच्छी बात है कि मरकरी के ऊपर हाइड्रोजन आयन बड़ी आसानी से रिड्यूस या रिड्यूस नहीं होते। मरकरी के ऊपर हाइड्रोजन आयन इतनी आसानी से रिड्यूस नहीं होते, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल मरकरी इलेक्ट्रोड पे बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोजन का अवर पोटेंशियल क्या था कि वो पोटेंशियल जो हम अप्लाई कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर, ताकि इलेक्ट्रोलिसिस हो सके इजीली। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट आयंस टू आयंस वेरी करता है कि हम कुछ आयंस जो है आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं, उनका अवर पोटेंशियल कम होता है, कुछ आयंस जो है थोड़ी मुश्किल से रिड्यूस होते हैं या ऑक्सीडाइज होते हैं। इसी तरीके से कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जो आयंस को आसानी से रिड्यूस कर रहे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ आयन आसानी से रिड्यूस हो रहे होते हैं। सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड को कंसीडर करें, तो प्लैटिनियम पे हाइड्रोजन बड़ी आसानी से रिड्यूस होता है, और प्लैटिनियम के ऊपर बहुत ही लो अवर पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ता है। और लेकिन अगर मरकरी की हम कंसीडर करें, तो मरकरी के ऊपर हाइड्रोजन का अवर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है, कि हम हाइड्रोजन का आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, तो प्लैटिनियम के ऊपर हम बिल्कुल थोड़ा सा भी नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, 0 से -0.1 -0.2, बड़ी आसानी से हाइड्रोजन की रिडक्शन हो जाती है। लेकिन मरकरी के ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, मरकरी के ऊपर 0.8 तक भी अगर हम चले जाएं, -1 तक भी चले जाएं, तो मरकरी के ऊपर इतनी आसानी से हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं होती। तो हाइड्रोजन की वजह से हमारे पास इतना ज़्यादा करंट नहीं आ रहा होता, और हाइड्रोजन बहुत सारे, दैट इज़ कि अगर हम नॉर्मल पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं, और वो हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो सकते हैं। तो अगर हमें नेगेटिव पोटेंशियल रीजन में काम करना है, तो उसमें के लिए मरकरी इलेक्ट्रोड हमारे पास एक बेस्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर हाइड्रोजन इतनी आसानी से रिड्यूस नहीं होता, तो हमें एक हाई पोटेंशियल विंडो मिलती है मरकरी इलेक्ट्रोड के लिए। फिर सेकंड, इसका एडवांटेज क्या है कि ये लिक्विड है, और लिक्विड मेटल है, तो इसकी जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, उसके ऊपर कोई इरेगुलरिटीज नहीं आती, उसके ऊपर कोई क्रैक नहीं होता, दैट इज कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोड सरफेस है, और जिसके ऊपर बड़ी आसानी से रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो सकता है। और हमें इस इलेक्ट्रोड को पॉलिश करने की या इसकी प्री ट्रीटमेंट करने की, कि हम उसको इलेक्ट्रोड को वॉश कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के कुछ फ़ायदे हैं। और फिर जब हम ड्रॉप साइज की बात कर रहे हैं कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी, दैट इज़ कैपेसिटिव लेयर या डिफ्यूजन लेयर या डबल लेयर, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जनरेट होती है। अगर मैं कंसीडर करूँ कि ये इलेक्ट्रोड का साइज है T1 वाला, यहाँ पे क्या होगा, डबल लेयर जनरेट हुई होगी इसकी सराउंडिंग में। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ रहा है, ये कुछ कुछ सॉल्वेंट को भी डिस्पर्स कर रहा है, थोड़ा सा पीछे ढकेल रहा है। तो जो कैपेसिटिव लेयर है, उसका जो कैपेसिटिव करंट है, वो उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है वो डिप्लीट भी हो रहा है हमारे मरकरी ड्रॉप के साइज बढ़ने से। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है कि जो डिफ्यूजन लेयर हमारे पास जनरेट हो रही है, उसके लिए ड्रॉप साइज का जो बढ़ना है, वो उसके लिए डिफ्यूजन लेयर या डबल लेयर फॉर्म होने का काउंटर एक्ट भी कर रहा होता है, दैट इज इसको खत्म कर रहा है। फिर फ्लोरोग्राफी में जो स्कैन आता है, अब वो क्या है, वो बिल्कुल लीनियर नहीं है, बल्कि क्या है, डिस्पर्स्ड है। और ये डिस्पर्जन किसकी वजह से है, ड्रॉप की वजह से। एक ड्रॉप अगर 2 सेकंड के अंदर गिर रहा है, तो ये हमारे पास इस तरीके का ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके करवा रहा होता है, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर, हर लम्हे, हर सेकंड हमारे पास करंट की क्वांटिटी क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है ड्यू टू चेंज इन ड्रॉप साइज।
नाउ कोविक इक्वेशन रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रही होती है बिटवीन द लिमिटिंग करंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। ठीक है, कोविक इक्वेशन, क्योंकि पोलैरोग्राफी के अंदर हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन है। लिमिटिंग करंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो मैक्सिमम करंट हमारे पास आ रहा था उसको हम लिमिटिंग करंट कह रहे थे। यहाँ पे मैक्सिमम करंट को आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ फ्लक्चुएशन नजर आएगी, क्योंकि हर दफा ड्रॉप साइज जो है हमारे पास थोड़ा दैट इज फुल, जब मैक्सिमम साइज पे ड्रॉप बन रहा है उस वक्त सबसे मैक्सिमम करंट आ रहा है, लेकिन इसके अलावा ड्रॉप साइज हमारे पास चेंज होते जा रहा है हर टाइम के ऊपर। तो यहाँ पे लिमिटिंग करंट हमारे पास हर दफा बिल्कुल हर पॉइंट पे सेम नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन है। तो जो मैक्सिमम करंट के ऊपर अगर हम करंट मैक्सिमम करंट को रिलेट कर रहे होते हैं कंसंट्रेशन से, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारी ये फर्स्ट वाली इक्वेशन फॉलो अप होती है, जिसमें डिफ्यूजन करंट हमारे पास इक्वल होता है 708, इट इज अ कांस्टेंट, एंड एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन दैट इज के एक इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, या जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट है और इसकी पावर हाफ है, दैट इज अंडर रूट ऑफ द डी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज करंट के डिफ्यूजन करंट के डायरेक्टली रिलेशन में क्या है, डी की पावर हाफ, दैट इज अंडर रूट ऑफ डी। एम एम वो मास है हमारे ड्रॉप का, मरकरी का जो साइज है, जो मरकरी का जो मास है, मरकरी इलेक्ट्रोड का जो मास है, ये एम हमारे पास मास है, जिसको हम मेजर कर रहे हैं ग्राम पर सेकंड के अंदर, कि एक सेकंड के अंदर कितना ग्राम का इजाफा हमारे मरकरी के अंदर हो रहा है। टी हमारे पास क्या है, टाइम है सेकंड के अंदर, एंड सी हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट है। अगर हम मैक्सिमम करंट के बजाय दैट इज लिमिटिंग करंट के बजाय हम इनका एवरेज ले लें, दैट इज सेंट्रल पॉइंट से ले लें, सेंट्रल पॉइंट जिसके बाद हमारा करंट जो ड्रॉप है वो मैक्सिमम नहीं है, बल्कि इन बिटवीन है, बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द ड्रॉप साइज। ठीक है, तो इसका अगर हम अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू का एवरेज ले लें, तो इस कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन सेम रहती है, बस हमारा ये जो कांस्टेंट था 708 वाला, ये हमारे पास चेंज जाता है किससे, 607 से। ठीक है, कब, जब हम एवरेज करंट की बात कर रहे हैं। बाकी पूरी इक्वेशन आपको ये याद करनी है। ठीक है, एल्कोविक इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। एल्कोविक इक्वेशन के अंदर एन तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट को हम मेजर कर रहे होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के अंदर। एम मास है, मास ऑफ मरकरी ड्रॉप पर सेकंड, के एक सेकंड के अंदर कितना मास में हमारे पास इजाफा हो रहा है, दैट इज ग्राम पर सेकंड में हम इसको मेजर कर रहे हैं। टी सिंपल टाइम है जिसको हम सेकंड में मेजर कर रहे हैं, और सी जो है कंसंट्रेशन है, दैट इज मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास आ रही है, दैट इज हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये मोलैरिटी नहीं है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो मोलैरिटी होता है, ये मोल पर सेंटीमीटर क्यूब है, दैट इज मोल पर एमएल हम कंसीडर कर सकते हैं। सो इन यूनिट्स के अंदर अगर हम इसको फॉलो करेंगे, और करंट जो है यूजुअली हमारे पास आ रहा होता है माइक्रो एम्पियर के अंदर। एक क्वेश्चन हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एनालाइट को रन करवाया, लाइक आयरन को हमने रन करवाया। ठीक है, अब आयरन का सोल्यूशन था, स्टैंडर्ड सोल्यूशन था, मरकरी ड्रॉप के ऊपर क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास लिमिटिंग करंट आएगा, हमारे पास ग्राफ आएगा उसका अपना पर्टिकुलर, लाइक दिस, कि हमारे पास करंट की क्वांटिटी ऊपर कम नीचे होती होती इस तरीके की, लाइक दिस, ये हमारे पास क्या आएगा, इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये क्या है, हमारे पास एवरेज करंट है, ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग करंट है। ये हमारे पास किसका है, हमने कंसीडर किया कि आयरन 2 का हमने सैंपल लिया था, उसके पास ही ग्राफ आया। फिर हमारे पास क्या होगा, एक हम स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे सिंगल पॉइंट के लिए सेम कंडीशन के अंदर, तो स्टैंडर्ड के लिए भी हमारे पास इसी तरीके का कुछ ना कुछ करके ग्राफ आ रहा होगा, और डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड हमारे पास करंट, लिमिटिंग करंट उसका भी आ जाएगा। तो दोनों की कंडीशन हमारे पास सेम थी। अगर हमने एक ही सैंपल को, एक ही पोलैरोग्राफ इज बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम ये काम कर रहे होते हैं, एक ही पोलैरोग्राफ को अगर हमने इस्तेमाल किया है, तो हमारे पास एन सेम होगा, सेम एनालाइट है दोनों। अगर दो आयरन 2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, आयरन 2 स्टैंडर्ड के अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा,
डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट, अगर हम सेम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट भी सेम होगा, एम भी हमारे पास सेम होगा कि अगर हम एक ही पैराग्राफ को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर ड्रॉप के साइज हर दफा सेम तरीके से चेंज हो रहा होगा और टाइम भी ड्रॉप टाइम जो है हमारे पास सब हर दफा सेम होगा। तो इस कंडीशन के अंदर ये तमाम चीजें डी एम टी और ये एन और 708 ये सारे के सारे हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट हो गए। तो करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। हम तमाम कांस्टेंट को हम कह देते हैं के है, सिंगल कांस्टेंट है। सो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के लिए स्टैंडर्ड के लिए एक इक्वेशन बन जाएगी कि स्टैंडर्ड हमारे पास डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू के एंड सी ऑफ द स्टैंडर्ड, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। एंड इसी तरीके से एक और इक्वेशन बनेगी सैंपल के लिए कि करंट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। तो इन दोनों को ID1 एंड ID2 को हम डिवाइड कर दें और के दोनों के लिए सेम है, दैट इज कांस्टेंट है, दोनों सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम इस सिंगल पॉइंट मेथड के जरिए से कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल वी आर हैविंग अ पोलैरोग्राफिक स्कैन, लिमिटिंग करंट हमारे पास आया 6 मिली एम्पियर का, जबकि हमारे पास लेड आयन की कंसंट्रेशन थी 0.002 मोलर और हमने कंडीशन अप्लाई की थी कि 2 मोलर KCl सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर हमने ये स्कैन किया। अब हमें लेड आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। अगर हमने एक और सैंपल एनालाइज किया, दैट इज हमारे पास सैंपल था और उस सैंपल में 4 मिली एम्पेयर का करंट हमारे पास आया है। सो हम क्या करेंगे, वही सिंगल पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये करंट ये आपको आना चाहिए। स्टैंडर्ड की करंट डायरेक्टली इक्वल है किसके, स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन के, डिवीजन में हमारे पास क्या है अननोन, दैट इज सैंपल का करंट और सैंपल की कंसंट्रेशन। स्टैंडर्ड का करंट हमें पता है दैट इज 6 मिली एम्पेयर, करंट अननोन की कंसंट्रेशन के लिए हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। सी इधर चला गया और ये ISTD नीचे आएगा और ये IU कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आप डायरेक्टली इसी तरीके से याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है कि अननोन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अननोन का करंट मल्टीप्लाई